नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट सिस्टम। कल नया साल शुरू हो रहा है और उसके साथ साथ आपके एग्जाम भी शुरू हो गए हैं। आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो 6 तारीख को होने वाला है। तो मैंने सोचा कि एक लास्ट टाइम के लिए आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर कुछ टॉपिक बताए जाएं हर एक यूनिट्स के, जिसमें आपके जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, मतलब बनते हैं आपके 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से ही बनते हैं। तो मैं इसलिए ही ये वीडियो लास्ट टाइम पे आपके लिए लेके आया हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके आपके एग्जाम के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके टॉपिक्स देखते हैं यूनिट वाइज कि किस यूनिट में किस किस तरीके के टॉपिक आपको मिलेंगे एग्जाम में, और ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं कुछ, और कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं। इसके अंदर क्या है कि जो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें यूनिट वन में। तो यूनिट वन में मैंने बस ये 4 कॉन्सेप्ट निकाले हैं कि ये 4 जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। आप इनको देख सकते हैं इन कॉन्सेप्ट को, और लास्ट टाइम में आप इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर दोहरा के जा सकते हैं। क्योंकि देखो, यूनिट नंबर 1 जो है ना, वहां से अब है ना क्वेश्चन पूछने कम कर दिए एनटीए ने। वहां से अब क्वेश्चन कम आते हैं कंपैरेटिवली। पहले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते थे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, पर अब एनटीए की जो फोकस है वो क्या है कि फैक्ट्स के ऊपर फोकस। और ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट्स फैक्ट्स से ज्यादा इसके अंदर थ्योरीज हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं कंपैरेटिवली बाकी यूनिट्स में। तो इसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट्स में से ये देख सकते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड पावर। पावर में से कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे फूको का है, ऐसे कि उनका जो फेमस कोट है, नॉलेज इज अ पावर। तो ऐसे, तो इनमें से क्या करना है आपको, सिंपल इस यूनिट में से क्या करना है लास्ट टाइम पे। सब कुछ तो आप कॉन्सेप्ट तो देखो, आप पढ़ने का टाइम है नहीं, तो आप लास्ट में क्या करो कि इसमें से थिंकर है ना, थिंकर थिंकर और उनकी जो बुक्स हैं और उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स, तो उनको याद करो। ठीक है, लास्ट टाइम पे इनको दोहराओ, जितना हो सके फैक्ट्स में से इनको दोहराओ। थिंकर्स को याद करो और उनकी बुक्स को याद करो कि जो उनके बारे में जो उन्होंने बुक लिखी है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, वो ठीक है, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, क्या आइडिया दिया है, तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और यहाँ से मार्क्सिज्म जो यंग मार्क्स है, ओल्ड मार्क्स है जो आपके वहां से। अब देखो, पॉलिटिकल ट्रेडिशन में बहुत सारी थ्योरी आती है, लिबरलिज्म भी आता है, तो ऐसे थ्योरीज तो आती है, पर क्वेश्चन कंपैरेटिवली मैं बताया कि वो कम हो गए हैं। तो क्वेश्चन मेनली कहाँ से बनते हैं आपके मार्क्सिज्म में से भी ज्यादातर कुछ आपके यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स से पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते हैं। फेमिनिज्म से ज्यादा पूछते हैं, इकोनॉमिज्म से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपकी बार कंपैरेटिवली, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और मल्टीकलरिज्म, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ क्या होता है कि थिंकर है ना, सिर्फ थिंकर को याद रखो और उनकी बुक याद रखो और उनके कॉन्सेप्ट्स, वो ही ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ बताया ना, ये फॉर्मूला यहाँ रखो। अभी एक जो पहली यूनिट है वो खत्म हो जाएगी बस इतने में। तो आगे बढ़ते हैं अपने। और यहाँ तो लियोटार्ड और बाकी जिन थिंकर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक वर्ड दिया है, एक आइडिया दिया है, तो वो वर्ड याद होना चाहिए। मैं बताया ना, थिंकर, कॉन्सेप्ट्स, ऐसे। तो अगली यूनिट पे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपके जो थिंकर्स आते हैं, ठीक है, थिंकर्स आते हैं यहाँ से, तो मोस्टली थिंकर्स की ही यूनिट है ये। तो यहाँ से क्या, प्लेटो अक्सर पूछा जाता है, एरिस्टोटल से भी क्वेश्चन आता है, होब, लोक, रूसो से भी आता है, जेस मिल से भी आता है, कार्ल मार्क्स से भी आता है। इनका मेन क्या आता है, थिंकर्स हैं, इनके नाम है, वो तो आपको नाम तो पता ही है, प्लस इनकी बुक्स, बुक्स इनकी बुक्स। यहाँ से कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे प्लेटो से, एरिस्टोटल से कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, और यहाँ जॉन रॉल्स से उनका कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे जस्टिस का, और कार्ल मार्क्स से उनकी बुक पूछ लेंगे क्रोनोलॉजी के अंदर। ठीक है, क्रोनोलॉजी के अंदर उनकी बुक्स पूछ लेंगे। ग्रामसी में उनका हेजमनी का आइडिया है, तो वो आइडिया पता होना चाहिए आपको, किसने वो आइडिया दिया। तो ऐसे करके थिंकर्स और बुक्स, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके आइडियाज। ऐसे यूनिट नंबर 3 में भी थिंकर्स ही आते हैं आपकी, इसमें भी इनके कॉन्सेप्ट्स, पंडिता रमाबाई और इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, हाँ, तिलक। इनके कॉन्सेप्ट्स, इनकी बुक्स याद कर रखना है आपको कि बुक्स, ठीक है, बुक्स, थिंकर का नाम और वो बुक्स कब कब आई। क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेते हैं, एम के गांधी की, जो महात्मा गांधी की जो बुक्स हैं वो पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजी में। अंबेडकर जी की भी बुक्स पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, बुक्स याद होनी चाहिए। इनके तो मूवमेंट्स, अंबेडकर जी के मूवमेंट्स, देखो, गांधी, गांधी और अम्बेडकर, इन जो ये थिंकर्स थे हमारे, इनके तो बुक्स तो आपको याद रखनी है, बुक्स तो आपको याद रखनी है इनकी। इनकी क्या है कि आपको जो इन्होंने कॉन्सेप्ट तो हालांकि कम है, बाकी इनके क्या है, मूवमेंट्स है, आंदोलन है, वो आंदोलन से आपको याद होनी चाहिए। आंदोलन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, गांधी जी के आंदोलन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अंबेडकर जी के हैं, अंबेडकर जी के जो उनकी बुक्स हैं और उनकी मैगजीन्स हैं, ऐसे उनकी बुक्स और मैगजीन
जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन बनता है अम्बेडकर जी से रिलेटेड और गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, देखो यूनिट नंबर 1 2 3 यहाँ से क्वेश्चन अब कंपैरेटिवली कम आने लगे हैं। तो जितने आएंगे मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। जेपी नारायण की जो है वो कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। एम एन रॉय की जो बुक्स है उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनकी बुक्स पूछी जा सकती है, ठीक है। लोहिया की भी, और अम्बेडकर और गांधी जी को आपको छोड़ के नहीं जाना है। टैगोर जी की भी जो उपाधि दी थी इनको, ठीक है, वो उपाधि याद होनी चाहिए। नाइट की उपाधि किससे दी, कब दी, किस वर्ष में दी, तो पंडिता रमाबाई को कब दी वो उपाधि, तो ऐसे इनकी उपाधि याद होनी चाहिए। बस इस यूनिट में से यही आता है, इनको उपाधि, इनकी मैगजीन, इनके आंदोलन, इनकी बुक्स और इनके एक कॉन्सेप्ट जो वर्ड इनके जो इन्होंने वर्ड दिए, ठीक है, वो याद होनी चाहिए। यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि अब जो यूनिट नंबर 4 है ना, कंपैरेटिवली यहाँ से अप्रोचेस से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, अप्रोचेस से क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। यहाँ पर मेनली क्या है कि थिंकर, थिंकर, इनके की कॉन्सेप्ट और इनकी बुक्स, ये बुक्स याद होनी चाहिए। और बुक्स से हमेशा क्वेश्चन मिलता है यूनिट नंबर 4 में, की कॉन्सेप्ट और बुक्स। मेनली आपका जो पेपर होता है ना उसमें 30% क्वेश्चन, तो मैं अब दावे से कह सकता हूँ कि 30% क्वेश्चन ना बुक्स के होते हैं, बुक्स के और कॉन्सेप्ट के 30%। 30 से क्या, 30 से भी ऊपर 40% तक पेपर, 30 से 35% इस रेशो में आपकी बुक्स और आपका जो कॉन्सेप्ट है, वर्ड्स है, किसने क्या आइडिया दिया, किसने कौन सा आइडिया दिया, कब दिया, इनको उपाधि कब मिली, ये ही पूछा जाता है मेनली आपके यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर। तो आपके जो नेशनलिज्म है वहां से थिंकर्स की कॉन्सेप्ट और बुक्स, ठीक है। इसमें वे वो डेमोक्रेटिक की जो वेव आई थी ना अलग अलग देशों के अंदर, तो वो वेव पूछ ली जाती है, जो वेव चलती आ रही थी ऐसे, वो वेव कि किस देश में कब डेमोक्रेसी आई और किस देश में उस देश से डेमोक्रेसी चली गई। उस देश के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर पहले डेमोक्रेसी थी, पर अब क्या है, वहाँ आर्मी रूल है। तो ऐसे वो वेव ऑफ डेमोक्रेसी आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। और पूछे जाते हैं यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी की तो क्लास मैंने ले रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वो क्लास, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से आते हैं उनके थिंकर्स पूछे जाते हैं और उनकी बुक्स भी पूछी जाती है, ठीक है। पॉलिटिकल रीजनिंग पे मैंने बनाई हुई है अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन पे, जो दो एक क्लास है मेरी, वहां से वो एक क्लास है, वहां से ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और वहां से बुक्स पूछी जाएंगी, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान रखना, इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम्स, इंटरेस्ट ग्रुप, ये इंटरेस्ट ग्रुप की जो ऊपर से क्रोनोलॉजी है ना इनकी, जो वो याद रखनी है आपने, कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप बताए हैं, ठीक है, वो चीजें याद होनी चाहिए। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कलर रेवोल्यूशन। कलर रेवोल्यूशन के अंदर वो पूछेंगे आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कलर रेवोल्यूशन में पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी, ऐसे। और मैंने इस पे भी, कलर रेवोल्यूशन पे भी मैंने क्लास बना रखी है, बाकी मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर अपने आई बटन सेक्शन में, और तो वहां से आप जाके वीडियो देख सकते हैं आपकी कलर रेवोल्यूशन की भी। तो आपको आगे ऐसे ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। आप यूनिट नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, 5 यूनिट जो है आपकी इंटरनेशनल रिलेशन, इस ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्स और फैक्ट्स ही है इस यूनिट में, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। बाकी कोई यूनिट छोड़ो या ना छोड़ो, क्योंकि ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके 10 यूनिट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। अप्रोचेस में से यहाँ से मैंने बताया थिंकर्स और बुक्स आएंगी, कॉन्सेप्ट्स, थिंकर्स और बुक्स, इनके जो उसमें दे रखा है यूनिट 5 में कॉन्सेप्ट के अंदर जो है, उसके अंदर बुक्स और थिंकर्स, मेनली बुक्स और थिंकर्स, ठीक है। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट एंड पीसेस में क्या है, ट्रीटी, आपकी बहुत सारी ट्रीटी है, ठीक है, आपने बहुत सारी ट्रीटी पढ़ी होगी। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के अंदर कन्वेंशन है, एग्रीमेंट है, रिजीम है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी ना, सीटीबीटी है, ये ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी, तो वो ट्रीटी याद होनी चाहिए। न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो ट्रीटीज हुई थी, ठीक है, वो ट्रीटी याद होनी चाहिए। मिसाइल से रिलेटेड सोल्ट 1 सोल्ट 2, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, ये कब आई, किस डेट में आई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होनी चाहिए। वर्षा पैक्ट फलाना, ये सारे पैक्ट, ये सब कुछ याद होनी चाहिए आपको इसके अंदर, क्योंकि इसके यूनिट में सिर्फ फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, मेनली फैक्ट्स पे से क्वेश्चन आते हैं आपके इस यूनिट से। आपको कन्वेंशन ये बता दिया मैं, पॉलिटिकल आईआर में से इनकी बिल्कुल डब्ल्यूटीओ की डेट, इसमें मेंबर्स, ठीक है, जी20 की मीटिंग कब हुई थी, अभी करंटली कहाँ मीटिंग हो रही है, कब हुई थी, इसके अंदर ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, कितने देश शामिल हैं, ऐसे करके इनकी जो सदस्य हैं, सदस्यों के नाम या पता होना चाहिए मेनली। और इनकी जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग कब कब हुई है। और बाकी जो 6th यूनिट है हमारी, वो इससे ही रिलेटेड है 5th यूनिट से, क्योंकि इसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं चीजों को, और 6th यूनिट में हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीजों को। तो बहुत सारी चीजें इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपने यहाँ पर तैयार कर लेनी है, 5th और 6th यूनिट आपके साथ में तैयार हो जाएगी उससे, ताकि ब्रिक्स आप पढ़ोगे तब ये भी पढ़ना है कि इंडिया ने ब्रिक्स में क्या क्या
आपकी योग्यता निभाई, क्या-क्या चीज़ें की ब्रिक्स के अंदर। इंडिया क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रिक्स के अंदर, ठीक है? G20 के अंदर क्या रोल प्ले करता है, ठीक? ऐसे चल के आपने ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया ने कौन-सी ऐसी एग्रीमेंट्स है या आपकी ट्रीटी है जिसपे इंडिया ने सिग्नेचर नहीं कर रखी है, जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड बहुत सारी ट्रीटीज़ थी, उन पर इंडिया ने किस पे सिग्नेचर कर रखे हैं, किस पे सिग्नेचर नहीं कर रखे, ये क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो आपको ये वीडियो बाद में याद आएगी कि हाँ, कि बताया था किसी ने कि और हम याद नहीं करके रह गए। इस यूनिट में से ये इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन जो है, आसियान है, आसियान की डेट और ऐसे फैक्ट्स याद होनी चाहिए, इसकी डेट, इसमें कितने देश हैं, कितने कौन कौन सा देश अभी जो रिसेंट में ज्वाइन हुआ है इसके अंदर, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। कंटेम्प्रेरी चैलेंज के अंदर क्या होता है, टेररिज्म, जो अभी टेररिज्म है कि किस देश पर कब जो आतंकवादी हमला हुआ था, ऐसे उनकी डेट्स याद होनी चाहिए, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनकी डेट्स याद होनी चाहिए कि कौन कौन सा जो हमला है, आतंकवादी हमला कब कब हुआ और किस किस देश में हुआ। पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जून में भी ये क्वेश्चन आया था, तो याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और वहां पर बहुत सारे देशों के नाम दे दिए जाएंगे जहां पर हुआ है और जो आतंकी हमला हुआ है, और ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए उनके नाम दे दिए जाएंगे। बाकी टेररिज्म से जो क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं यूनिट नंबर 5 से जिनको कोई नहीं कर सकता, जो बाउंसर क्वेश्चन है, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आउट आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक्स, वो आपको पता ही नहीं होगा सडनली कहाँ से वो क्वेश्चन है, उन पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देना उन क्वेश्चन के ऊपर। बाकी जो आप पढ़ते जा रहे हो उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए बस, बाकी की चीजों पर नहीं। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो आपके हुई है, जो कन्वेंशन हुए हैं, उनको याद होना चाहिए, उनके बारे में कंसर्न, जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, और करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन बनते हैं यूनिट नंबर 5 में। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मंथ्स की, ठीक है? वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उससे रिलेटेड, कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं आता, इनडायरेक्ट में आपसे कुछ ना कुछ वो पूछा जाएगा जो अभी करंट में हो रहा है उससे ना जो, ठीक है? पास्ट इवेंट जो हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 6 मैंने बताया, यूनिट नंबर 5 करोगे तो उसके साथ साथ 6 भी कवर करनी पड़ेगी आपने साथ साथ में, क्योंकि इंडिया का पर्सपेक्टिव देखा जाएगा इसमें। इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीजें देखी जाएंगी। इंडिया रिलेशन विद मेजर पावर, जैसे यूएसए है, आपका रशिया है, चाइना है, ऐसे इन देशों के साथ जो रिलेशन है इंडिया के, वो देखे जाएंगे। इनके साथ क्या क्या इंडिया ने ट्रीटी कर रखी है, क्या क्या चीजें कर रखी है, वो देखी जाएगी। यूएसए के साथ कितनी ट्रीटी पर सिग्नेचर कर रखे हैं आपस में, इंडिया और यूएसए ने, और रशिया ने क्या किया है, चाइना के साथ हमारे कैसा रिलेशन है, और यहाँ पर इंडिया रिलेशन विद नेबरहुड, जो हमारे पास के देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज का नाम, ये कब आई थी, इनको याद रखना, डेट, इनकी डेट याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछी जाएंगी। कंटेम्प्रेरी चैलेंज, वो सारे वही चैलेंजेस है जो उसमें 5th यूनिट में है, ठीक है? करंट अफेयर, बाकी के पास्ट इवेंट, इंडिया से रिलेटेड जितनी भी ये चीजें हैं। और आप एक चीज और कर लोगे, जो इंडिया के जो पीएम थे, पीएम से भूलने लगोगे ना चीजें, जैसे इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, वहां से चीजें पढ़ने लगोगे, अब तक नरेंद्र मोदी तक, वो सारी चीजें ध्यान रखना कि उस पीएम के कार्यकाल में क्या चीजें हुई थी, तो वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपकी, कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? 6th यूनिट यहाँ से कवर हो जाएगी। 7th यूनिट, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 5, 6, 7 और आपकी 8 तो नॉर्मली है, बाकी ये 3 यूनिट, इनमें से ही 50% आपका क्वेश्चन जो आपका पेपर होगा वही आएगा। 50%, 50% से भी ज्यादा मैं बता दूं, 55 से 60% के आसपास पेपर आपका इन 3 यूनिट में से ही आना है, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल ही फैक्चुअल सारे क्वेश्चन, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, और ठीक है, भारत में संविधानवाद है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, तो इनके जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है, उनको याद रखना है। जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म इन इंडिया, जो भारत में संविधानवाद हुआ, तो उसमें रिलेटेड आर्टिकल्स कितने हैं वो याद होनी चाहिए। फेडरलिज्म इन इंडिया, इसके अंदर जो आपके कीवर्ड्स दिए गए हैं, वो वर्ड्स किसने दिए हैं, वर्ड्स किसने दिए हैं, वो वो याद होनी चाहिए कि फेडरलिज्म, जैसे क्वासी फेडरलिज्म जो वर्ड दिया गया था, ऐसे बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, तो वो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए किसने वो वर्ड दिए हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके स्टेट्स हैं, स्टेट है वो कब बने, ठीक है? वो 1956 के बाद से जितने स्टेट बने हैं उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो पता होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएंगे आपके कमिश्नर के बारे में, ठीक है?
जो आपके कमीशन के चेयरमैन है, जो वो है ना, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाएंगे। उनके बारे में 4 नाम दे देंगे और बोलेंगे कि भाई इनको ऑर्डर में लगा दो। अगर आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इलेक्शन कमिश्नर नहीं पढ़े हैं, तो आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज है, और उनकी जो पंचायती राज में जो आर्टिकल दे रखे हैं आपसे, म्युनिसिपल में जो आर्टिकल दे रखे हैं, वो आर्टिकल पक्का याद होनी चाहिए। वो आर्टिकल 101% वहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि फैक्चुअल यूनिट है ये भी, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। यहाँ क्या है, संविधान और संवैधानिक निकाय। जो आपका संवैधानिक और वैधानिक निकाय में फर्क पता होना चाहिए, और उनके बारे में पता होना चाहिए कि कितने संवैधानिक निकाय है, कितने वैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय कौन कौन से और वो कब कब बने, ठीक है, उनके बारे में ये पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इनकी कैग कैग आपका है ना, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको उनके जो चेयरमैन है उनके बारे में, कैग के जो कमिश्नर है उनके बारे में पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। 4 नाम दे देंगे, बता देंगे, बोल देंगे कि इनको लगाइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फाइनेंस कमिश्नर जो आपके चेयरमैन है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है आपको। तो ये यहाँ से यूनिट जो है ना, ये 37 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाएंगे, क्या के फाइनेंस कमिश्नर के, इलेक्शन कमिश्नर के, आपके जज जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, ठीक है, उनके बारे में ऐसे ऑर्डर में पूछे जाएंगे आपसे। तो इनके बारे में जरूर ध्यान रखना। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 7th यूनिट से। अब 8th यूनिट में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सोशल मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। दलित मूवमेंट, और वो जो महिलाओं का मूवमेंट है, आंदोलन है वो, और किसान मूवमेंट जो किसानों के आंदोलन हुए हैं, वो पता होना चाहिए। और बाकी जो ट्रेड यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस इनके बारे में पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नजरअंदाज कर दो, बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेड यूनियन से भी। सोशल मूवमेंट, कितने मूवमेंट्स उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होनी चाहिए। यहाँ आप आपको क्या करना है कि इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सोशल मूवमेंट याद करने लग जाओ, जितने भी मूवमेंट हुए। ठीक है, जो महिलाओं का है, किसानों का है, और आपका जो दलित मूवमेंट है, ये मूवमेंट्स है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने लग जाओ। देखो, मान लो 20 है, तो 20 में से अगर आप 8 भी याद कर रहे हो, 8 से 10 भी याद कर रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं वहां जाकर आंसर लगा पाओगे। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि यहाँ से ये बना है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये ऊपर आया है, ये नीचे आया है, तो आपको पता होगा। सारे याद करने के लिए देखो, वो ना मुझे हो सकते हैं, ना वो आपको हो सकते हैं, ना किसी को भी नहीं हो सकते। अगर कोई बोले ना कि ये करो ये करो, नहीं हो सके। ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, रोबोट नहीं है कि सब एक पर्टिकुलर नाम याद होंगे। क्योंकि एक अगर किसान आंदोलन में देखें, तो वहां 20 आंदोलन, तो 20 आंदोलन कैसे याद होंगे आपको? नहीं हो सकते। वो महिला के जो आंदोलन है, वो दलित मूवमेंट्स है, वो कैसे याद होंगे? नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, बांट लेना है। 20 में से अगर आप 7 से 10 मूवमेंट भी याद कर पाए, तो बहुत, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लो। बाकी यहाँ से अगर 15 है, तो वहां से कम 7 से 8 आपको याद होनी चाहिए। यहाँ 10 है, तो कम से कम आपको 6 से 7 याद होनी चाहिए। ऐसे बांट लो उनको। जरूरी नहीं है कि सब याद करके जाओ, पर स्मार्ट तरीके से याद करके जाओ, ताकि आपको हेल्प हो सके एग्जाम के अंदर। तो क्या है कि यहाँ पे जो कीवर्ड्स है, जो आपके भारत की राजनीति के जो क्षेत्रीकरण हुआ है, उसके कीवर्ड्स बुक्स इन थिंकर्स, यहाँ से बुक्स बुक्स होनी चाहिए याद आपको, थिंकर्स होनी चाहिए याद आपको, थिंकर्स। ठीक है, यहाँ से भी थिंकर्स, और जो बुक्स और थिंकर्स तो आएंगी क्वेश्चन में, वहां से बनने ही बनने हैं। आइडियोलॉजी, और जो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी क्या विचारधारा है, और कौन सी नेशनल पार्टी है। ठीक है, नेशनल पार्टी है कौन सी, किसको नेशनल पार्टी का खिताब मिला हुआ है, किसको नहीं मिला हुआ है, और आपकी कौन कौन सी पार्टी कब कब बनी, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि वो पार्टी कब बनी, कहाँ, उसके बारे में पता होना चाहिए, सिंबल्स क्या है उसके। ठीक है, ऐसे पता होना चाहिए, जैसे कांग्रेस कब बनी थी, और जो बीजेपी कब बनी है। ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, इसमें उनके अंदर जो राज्य की पार्टियां हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ से भी फैक्चुअल ही क्वेश्चन आते हैं। एनटीए ने अब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने बंद कर दिए हैं, वो फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपको मैं बोलना चाहूंगा कि आपके 5 दिन है, 5 या 6 दिन है, आप क्या करो कि फैक्ट्स को जितना हो सके उतना दोहराओ। कॉन्सेप्ट के पीछे मत बढ़ो, फैक्ट्स को दोहराओ, जितना हो सके फैक्ट्स याद करो 5 दिन के अंदर। और यहाँ से क्या है, जो आपकी भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, लिंग्विस्टिक तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है आपका स्टेट का, उसमें क्या हुआ है कि जो आपकी कमीशन है, जो बनी थी, आपके कमीशन बने थे, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो कमीशन याद करने पड़ेंगे आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, वो कौन कौन से कमीशन थे। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 9। ये सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है उस तरीके से, क्योंकि पहले की 1, 2, 3 और 4 वहां से कंपेरेटिव कम क्वेश्चन बनते हैं। बाकी क्वेश्चन बनते हैं आपके 5th सबसे इंपॉर्टेंट, 6th, इस 5th के साथ हो जाएगी, 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8th कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 9th ये तो फ्री के हैं। यहाँ से फ्री के क्या है, यहाँ पे भी फैक्ट्स, वो फैक्ट्स ही पूछेंगे। फैक्ट्स छोटी यूनिट है, मैं तो
आपसे बोलना चाहूंगा कि मैं अपने टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैं भी इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि ये एक छोटी यूनिट है जहां से सिर्फ और सिर्फ थिंकर, थ्योरी, बुक्स, बस खत्म, ये यूनिट ही खत्म हो जाती है। थिंकर्स याद करो, उनके नाम, उन्होंने क्या थ्योरी दी है और उनकी बुक्स क्या क्या है, ठीक है, उनकी बुक्स याद होनी चाहिए। यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, ठीक है, वो एक बार उस पर नजर घुमा लेना, नजर फेर लेना, क्योंकि वो छोटा सा ही पार्ट है, वो पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। एनपीएम और आपका एनपीए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके जो जो यहाँ पर जो मीटिंग्स हुई है ना, जो 3 मीटिंग हुई है और उनके बारे में पूछा जाता है, एनपीएम और एनपीए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेनली तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका थिंकर्स और उनके थ्योरी, उनकी बुक्स, सबसे ज्यादा यही से क्वेश्चन बनता है। और आगे बढ़ते हैं 10th यूनिट, यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं वैसे तो 5 या 6, 4 या 5 इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, पर वो भी फैक्चुअल, फैक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना, जो पब्लिक ऑफ अंडरटेकिंग कमेटी है, ऐसे बहुत सारी कमेटी है ना, उन कमेटी को याद कर लेना, उसके अंदर क्या वर्क होता है, उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पे करप्शन से एंटी करप्शन जो है, एंटी करप्शन जो है वो जो बिल आया था वो कब आया था, ठीक है, उसकी तारीख, उसकी डेट याद कर लेना। यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, इनके बारे में बिल्कुल पढ़ के जाना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, लोकपाल और लोकायुक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनते हैं ना, यही से मिलते हैं इनमें से, ठीक है। यहाँ ये जितने भी है ना छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर एक्ट और ये जितने भी एक्ट है छोटे छोटे, इनकी डेट्स याद होनी चाहिए, इसमें कितने सदस्य हैं और ये कब, बस खत्म ये यूनिट। यहाँ से इतने ही आते हैं। मनरेगा, उसकी डेट याद होनी चाहिए, कब आया। अभी तो फिलहाल मनरेगा का नाम भी बदल दिया गया है, वो नाम आप अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसका नाम अब गवर्नमेंट ने क्या रख दिया है। एनएचआरएम और आरटीई, इसके बारे में कि ये कब आए और इसमें कितने सदस्य, मतलब जो भी है इसके बारे में बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फैक्चुअल ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी। तो हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। बाकी मैं आपसे एक टिप देना चाहूंगा कि अब है ना, आपका एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट डीपली आपने जो पढ़ने थे ना, वो आपने पढ़ लिए होंगे अपने 6th में। अब उन पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं बनता, उन कॉन्सेप्ट्स को अंदर जा के पढ़ रहे हो, किताबें खोल के पढ़ रहे हो, नहीं, वो कॉन्सेप्ट आपके अब कोई काम के है भी नहीं, ठीक है। उन पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, जो आपने 6th मंथ में जो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो आपके लिए होगा, और पढ़ा होगा तो वो भी आपके लिए होगा। अगर आपने पढ़ा है तो वो ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पे ध्यान कम दो। मेरा मानना है अभी जो आपके पास 4 या 5 6 दिन है, इनको क्या करो, इनको यूटिलाइज करो, किसमें, फैक्ट्स में, बस फैक्ट्स, फैक्ट्स और फैक्ट्स। बुक याद करो, थिंकर याद करो, थिंकर्स याद करो, उनके कॉन्सेप्ट्स याद करो, आर्टिकल, आर्टिकल्स, बस ये खत्म हो जाएगी आपकी यूनिट। फैक्ट्स जितने हैं उसके फैक्ट्स लिखते जाओ, कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दो, अब मत पढ़ो, उनके पीछे मत पढ़ो कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पीछे पड़ गए, क्योंकि ये आपके पास जो टाइम है ना 4-5 दिन का, ये टाइम निकल जाएगा कॉन्सेप्ट के चक्कर में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप थिंकर्स बुक्स ऐसे करके फैक्ट्स याद करो ज्यादातर। आप है ना ध्यान दो किस यूनिट में, 5th पे, 6th पे, 7th पे, आपकी जो 8th है हाँ वहां पे दो, 9th पे, यहाँ इन यूनिट्स पे ध्यान दो, आपका नेट तो 100% हो जाएगा इन यूनिट्स पे आपने ध्यान दिया और फैक्चुअल पे ध्यान दिया, ठीक है। बाकी अब तक मैं उस जितने पेपर्स हुए हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्या करते हैं एनटीए, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। बाकी मैंने जितने पेपर देखे हैं पीछे वाले, उसमें यही होता है, ये जो आपकी 5 यूनिट है, यही से फैक्ट्स पूछे जाते हैं और यहाँ से 70 से 80% पेपर खत्म हो जाता है इन यूनिट्स। तो अगर नेट करना इन यूनिट को ध्यान रखो, और भाई जिसको जेआरएफ करना उसको तो कंप्लीट पढ़ना होगा, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। आई होप आपको समझ आया होगा कुछ ना कुछ, और आप ध्यान देंगे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नेट शास्त्रा, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको इस वीडियो को लाइक कर दो, और अपने जो दोस्त हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनकी हेल्प हो सके आपके इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, थोड़ा टाइम बचा है, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को खत्म कर